हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको पता चल गया होगा अब तक तो कि मैं एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ और मैंने 1000 क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट Environmental Sciences exam. So let's start with this video. Which of the following is an example of lotic ecosystem? तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपके दिमाग में लोटिक और लेंटिक क्लियर होने चाहिए। लोटिक और लेंटिक दो वर्ड्स हैं जो इकोसिस्टम के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब तक आपके लिए वो दोनों वर्ड्स आपके हेड में क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहेंगे। तो लेंटिक क्या होता है? लेंटिक का मतलब होता है स्टैटिक, ठीक है, एक तरह से स्टैटिक मान लो, जो कि मूव नहीं कर रहा है। तो लेंटिक इट मीन्स स्टैंडिंग वाटर, जिसके अंदर लेक्स, पॉन्ड्स, मार्शेस और स्वैम्स आते हैं, या फिर वेटलैंड्स भी बोल सकते हैं, बॉग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो लोटिक होता है इट इज़ फ्लोइंग वाटर, ठीक है। तो फ्लो में अगर आपको एक तरह से मैं याद कराऊँ जैसे मैंने याद किया था, फ्लो में ओ आता है और लोटिक में भी ओ आता है। सो लोटिक इज़ द फ्लोइंग वाटर, लेंटिक में ओ नहीं आता, सो इट कांट बी अ फ्लोइंग वाटर। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि ओ से ओ को मैच कर लो और लोटिक इज़ फॉर फ्लोइंग वाटर। नाउ लोटिक में इकोसिस्टम में रिवर्स आते हैं और स्ट्रीम्स आती हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है लोटिक इकोसिस्टम, तो अब आपको पता ही चल गया रिवर और स्ट्रीम होती है। तो स्ट्रीम इज़ द लोटिक इकोसिस्टम। बाकी ये जो तीन दिए हुए हैं दीज आर द लेंटिक इकोसिस्टम्स। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटीरियल्स प्रेजेंट इन अ लैंडस्लाइड सजेस्ट दैट द मूवमेंट वॉज रोटेशनल। ठीक है, अगर लैंडस्लाइड आपके यहाँ पे कहीं पर हुई है तो आप मटेरियल्स देखेंगे, उसमें आप पता करेंगे किस तरह से लैंडस्लाइड हुई है। तो इनमें से कौन से मटेरियल बताएंगे कि जो लैंडस्लाइड हुई है वो रोटेशनल मूवमेंट की वजह से हुई है। सो रॉक स्लम्प, रॉक डेब्रिस, रॉक स्लम्प, डेब्रिस स्लम्प या फिर अर्थ स्लम्प की वजह से रोटेशनल मूवमेंट का पता चलता है। सपोज एक स्लोप है, इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे कॉनकेव फॉर्मेशन होने लगी। ये जो स्लोप यहाँ पे थी ये इस तरह से गिरने लग गई है, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द स्लम्प। इस तरह से स्लम्प बनता है, या फिर आप इस तरह से मान लीजिए ये एक स्लोप आ रही थी, इसमें इस तरह से स्लम्प बनने लग गया। तो यहाँ पे जो पहले जो ऊपर अर्थ या फिर रॉक प्रेजेंट थी वो नीचे गिर गई है। तो दिस इज़ द लैंडस्लाइड दैट हैज़ हैपेंड, ठीक है। तो ये स्लम्प की वजह से हो गई। जो एक्सेस रेनफॉल की वजह से होती है उसमें क्या होता है, रॉक का फ्लो हो जाता है या फिर डिब्रिस का फ्लो हो जाता है या फ्लो हो जाता है। उसमें वाटर का रोल प्ले कर रहा है, या तो रेनफॉल की वजह से हो सकता है या फिर रिवर्स की वजह से हो सकता है। उसके बाद अगर हॉलो सरफेस प्रेजेंट है बिलो द स्लोप, तो उसमें रॉक फॉल हो सकती है, डिब्रिस फॉल हो सकती है या अर्थ फॉल हो सकती है, एकदम झटके से गिर जाएगा सब कुछ, ठीक है। और टॉपल में क्या होता है, अगर सपोज ये एक स्लोप है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये एक पोर्शन यहाँ से कट कर, और जैसे सपोज ये एक पोर्शन ले लिया, ये कट कर और इस तरह से फॉरवर्ड गिर जाएगा, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल कर्व तो नहीं बनाएगा बट इट वुड फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और उसकी वजह से क्या होगा, इट वुड लीड टू द लैंडस्लाइड एंड हल्का फुल्का अर्थक्वेक भी आ सकता है उसकी वजह से। सो दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ लैंडस्लाइड्स। Now the forest biome characterized by 3 to 4 tree species per kilometer square is 3 to 4 species per kilometer square आपको टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर मिलती हैं, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट में आपको 3 to 4 ट्री स्पीशीज पर किलोमीटर स्क्वायर में मिल जाएंगी। Which of the following parameters is not a good indicator of contamination in ground water? ग्राउंड वाटर में जब आप कंटेमिनेशन को एस्टिमेट कर रहे हैं, उनको पता करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपको अच्छे से बता देगी, नाइट्रेट का प्रेजेंस भी आपको अच्छे से बता देगा कि कितना कंटेमिनेशन है, क्लोराइड्स भी आपको कंटेमिनेशन के बारे में बता देंगे, पर सिलिका विल नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट द कंटेमिनेशन इन द ग्राउंड वाटर। सो द आंसर हियर बिकम्स सिलिका। Which of the following is a type of biodiversity extinction caused primarily due to anthropogenic activities? Anthropogenic या फिर human activities, man-made activities। तो कौन से इनमें से एक्सटिंक्शन जो हुए हैं वो आपके मैन मेड एक्टिविटी की वजह से हैं। सो द होलोसिन एक्सटिंक्शन इज ड्यू टू द मैन मेड एक्टिविटीज़। होलोसिन एक्सटिंक्शन जो है वो अभी भी ऑन गोइंग चल रहा है अभी भी, ठीक है। सो कार्बोनिफेरस, रेन फॉरेस्ट कोलैप्स, Permian, Triassic extinction, Cretaceous
पैलियोजीन एक्सटिंक्शन, ये तीनों जो हैं दीज वर ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है 6 मेजर एक्सटिंक्शंस हुए हैं पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में। देयर वर 6 मेजर एक्सटिंक्शंस। पहला एक्सटिंक्शन जो हुआ था वो आर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन हुआ था, जो 450 से 440 मिलियन ईयर्स अगो में अकर हुआ था। मिया हियर इज फॉर मिलियन ईयर्स अगो। नाउ आफ्टर दैट 375 से 360 मिलियन ईयर्स अगो पर हुआ था लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन। फिर 252 मिलियन ईयर्स अगो पर हुआ था पर्मियन ट्राइएसिक एक्सटिंक्शन। देन 201 पर हुआ था ट्राइएसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन। देन कम्स एट 66 मिलियन ईयर अगो क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन। तो ये जो पहले 5 एक्सटिंक्शंस थे दे हैपन ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज, but the Holocene extinction, which is still ongoing, happened due to the anthropogenic reasons or the man-made or human reasons. Human are the cause for the Holocene extinction. On an aerial photograph, the distance between the principal point and the conjugate principal point is called. तो अगर आप एरियल फोटोग्राफ ले रहे हैं जो कि एयर में लिया जाता है बाई सम एयरवेज, एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर या जो भी वो लोग ले रहे हैं, तो एरियल फोटोग्राफ में प्रिंसिपल पॉइंट और कॉन्जुगेट पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप बोलते हैं फोटो बेस, दैट इज़ नोन एज अ फोटो बेस। रिलीफ क्या होता है? रिलीफ कोई भी फीचर होता है जो आपकी लैंडस्केप एरिया या जो भी एरिया को आप देख रहे हैं उसके फीचर्स के बारे में बताता है, ठीक है। और बाकी भी ये कुछ होते हैं जिसमें आप एरियल फोटोग्राफी को बताते हैं, ठीक है। ये जो आपका टिल्ट है ये एंगल बताता है किस एंगल से फ़ोटो ली गई है या किस एंगल में क्या फॉर्मेशन शो कर रही है। फोकल लेंथ भी जो आपका कैमरा यूज़ किया है और जो फ़ोटो आई है उसके नहीं, जो आपका कैमरा आपने कैमरे और जो आपका डिस्टेंस है, जो आपका फीचर जिसका आप पिक्चर ले रहे हैं तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ द फोकल लेंथ। So these are all the features that I would be talking about the geographical information system. उसके अंदर ये photographs की बात भी होती है। So I would be making a separate detailed video on it soon. So for now let's move on to the next question. So assertion reason का question है यहाँ पे। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सीज जो होते हैं उनको मोस्ट सूटेबल माना गया है OTEC के लिए। So OTC is ocean thermal exchange energy conversion, ocean thermal energy conversion, so that is OTEC। and दूसरा रीज़न जो है वो बोल रहा है there is certain minimum vertical gradient which is more than 25 degree Celsius per kilometer, ठीक है। more than 25 degree Celsius per kilometer is required for the OTEC to become feasible। तो इसमें क्या है, OTEC जो आपका है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल जो प्ले कर रहा है वो टेम्परेचर प्ले कर रहा है, थर्मल आ गया है यहाँ पे। तो इसलिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सीज जो होते हैं वो सूटेबल होते हैं। उसके बाद ये बता रहा है क्योंकि जो OTEC है उसको जो टेम्परेचर चाहिए इट शुड बी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो ये रीज़न जो है इट इज़ एक्सप्लेनिंग द असर्शन। सो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट and the reason is a correct explanation of the assertion. Now moving on to the next one. An equatorial west to east remote sensing satellite orbiting the earth at an altitude of 36,000 km is called geostationary satellite. ओके, सो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसी सैटेलाइट होती है जो इक्वेटोरियल वेस्ट से ईस्ट रिमोट सेंसिंग कर रही है, ठीक है, और ऑर्बिट कर रही है अर्थ का एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 36,000 किलोमीटर्स। विच स्टेट ऑफ क्रोमियम इज द मोस्ट टॉक्सिक स्टेट, ठीक है। तो आपको मोस्टली जो क्रोमियम है, कैडमियम है, मरकरी है, इनकी स्टेट्स याद करनी पड़ेंगी जो मोस्ट टॉक्सिक स्टेट्स है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया है ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स जो होते हैं, मिथाइल मरकरी जो होती है जिसकी वजह से मिनामाटा कॉज हुआ था, वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म होती है मरकरी की। उसी की तरह यहाँ पे आपकी हेक्सावेलेंट क्रोमियम जो होता है इट इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ क्रोमियम प्रेजेंट, ठीक है। So again we have an assertion and reason. Groundwater may get seriously contaminated in coastal areas. Okay,
क्यों? ग्राउंड वाटर ओवरड्राफ्ट्स नियर द कोस्टल एरियाज कैन कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर सप्लाईज बाय अलाउिंग सॉल्ट वाटर टू इंट्रूड इनटू द फ्रेश वाटर एक्वीफर। पहले हम यहाँ पे समझेंगे ग्राउंड वाटर ओवरड्राफ्ट्स क्या होते हैं। ग्राउंड वाटर ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि हमने ग्राउंड वाटर को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया कि ग्राउंड वाटर नीचे से ख़त्म हो गया है। अब जब ग्राउंड वाटर नीचे से ख़त्म हो गया है तो कोस्टल एरिया प्रेजेंट है वहाँ पे, तो कोस्टल एरियाज़ में क्या है? सॉल्ट वाटर है। कोस्टल एरियाज कंसिस्ट ऑफ द सॉल्ट वाटर, तो वो सॉल्ट वाटर धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में भरने लग जाएगा, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर विल बी कंटामिनेटेड। ओके, इसलिए ग्राउंड वाटर में गेट सीरियसली कंटामिनेटेड इन द कोस्टल एरियाज। तो फ्रेश वाटर एक्वीफर जो कि ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है, वो जब ग्राउंड वाटर खत्म हो गया है तो वहाँ पे सॉल्ट वाटर भर जाएगा आगे। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and the reason is the correct explanation of the assertion given. Now in a salt gradient solar pond, the salinity generally varies from top to bottom as top to bottom जो आपकी salt gradient solar pond है उसमें किस तरह से वेरी करती है? So it varies from less than 5% to about 20%। ठीक है, टॉप से बॉटम तक अगर आप जा रहे हैं, हम टॉप से बॉटम की बात कर रहे हैं, तो नीचे की साइड जब आप जाएंगे तो सैलिनिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। सैलिनिटी विल बी इंक्रीजिंग इन द सॉल्ट ग्रेडियंट सोलर पॉन्ड। So that's all for this video. If you have liked my video, then press the like button, and if you have not subscribed yet, then I would subscribe you. I would just request, sorry, I said I would subscribe. I would just request to subscribe and share this video with your friends, so that most of your friends who are also preparing for UGC NET exam, they can also prepare along with these videos. So please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon for frequent updates, and thank you very much for watching.